हेलो बच्चों, मैं स्मिता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री और अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपना नए सेशन का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका ज़्यादा पोर्शन है, ज़्यादा चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है और कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। फिर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था जो कि है सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि ये जो है थोड़ा बहुत क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ना उससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। बस आपको ये है कि क्लास 11th के जो जो चैप्टर हमने पढ़े थे उनका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी तो चैप्टर में साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस नहीं, होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। अब वो दो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या है? वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सॉल्यूट है ना, कैसे पता चलेगा हमें कौन सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? तो इसके भी दो फैक्टर हमने पढ़े। एक तो डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक तो जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट। और एक ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पर। जैसे मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन बनाया। अब उसमें जो सॉल्यूट मतलब जो उसमें एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए मान लेते हैं वो सॉलिड में है और कंपोनेंट बी है लिक्विड स्टेट में। अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना वो भी क्या है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट हमारा लिक्विड स्टेट में था, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी स्टेट भी वही थी। दोनों सेम स्टेट के, यानी कि जो स्टेट हमारे फाइनल सॉल्यूशन की बनी वो स्टेट जिस कंपोनेंट की होगी वही हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है। मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें दो कंपोनेंट डाले। एक है कंपोनेंट ए जो कि सॉलिड स्टेट में है और सीक्रेटली आपको ये पता है ये कंपोनेंट है NaCl, दैट इज सॉल्ट। और एक बी कंपोनेंट है इसमें जो कि लिक्विड स्टेट में है और सीक्रेटली आपको पता है कि ये कंपोनेंट है वाटर, यानी कि नमक को आपने पानी में डाला। और अब आप जानते हैं कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना है वो किस स्टेट में है? वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है और ये बी वाला लिक्विड में था, तो बी वाला क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, बाकी अमाउंट के हिसाब से तो हमें पता है ना, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट। जैसे अगर हम कहें हमारे पास 10 ml इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH, और इसको हमने डिसॉल्व किया 100 ml वाटर में। तो अब आपको क्या पता है यहाँ पर कि 10 ml इथेनॉल जो है वो क्या है? वो हमारा सॉल्यूट है अमाउंट देख करके, और 100 ml वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, अमाउंट देख करके पता चला। ठीक है, मान लो इसको रिवर्स कर लो। अब हमारे पास है 100 ml इथेनॉल और इसको, इन दोनों को मतलब डिसॉल्व कर रहे हैं हम, किसको? 10 ml वाटर को। अब क्या समझ में आता है? अब ये समझ में आता है कि इथेनॉल जो ज्यादा है, इथेनॉल जिसको हम जनरली अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, तो 100 ml अल्कोहल को हमने 10 ml वाटर में डिसॉल्व करा और पहले हमने 10 ml अल्कोहल को 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाले में, यानी कि 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 में ये वाला हमारा सॉल्यूट है जबकि 2 में हमारा क्या है? 10 ml वाटर सॉल्यूट है। अमाउंट कम, वो सॉल्यूट।
इसकी अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट। जैसे पहले वाले में 100 ml वाटर, वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, इथेनॉल की अमाउंट ज्यादा है तो इथेनॉल सॉल्वेंट होगा। ठीक है, क्लियर है, काफी इजी है। तो यही बताना चाह रहे थे। बाकी दोनों आप समझ गए हो कि अमाउंट पर और फिजिकल स्टेट पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो 2 चीजें तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई हैं। बाकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उन पर ही थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी चैप्टर को हम कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट कर लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो कंपोनेंट हम समझ गए हैं। ठीक है, कंपोनेंट हमें समझ में आ गया है कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये भी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। और मतलब हम कह सकते हैं दोनों तरीके से हम समझ गए हैं, अमाउंट पर भी और फिजिकल स्टेट पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। अलग अलग तरह के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। ठीक है, अगला हमने ये भी बात की कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो गैस के लिए भी सेम, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। ठीक है, तो सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। हम यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप इस टेबल को भी देख लो। गैस यानी कि गैस गैस के साथ मिलेगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ठोस का गैस में। ठीक है, ठोस विलयन, गैस का ठोस। ठीक है, द्रव का गैस का द्रव में। तो ये आप देख लीजिए। बाकी द्रव द्रव हमें पता है, द्रव ठोस 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 पता है। ठीक है, एक बार आप इस टेबल को देख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले एक दो चीजें आपको समझनी है। ठीक है? समझना क्या है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम राउल्ट्स लॉ, ये जो एक्सप्रेशन है उसके लिए कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब वो टर्म्स क्या क्या है, कुछ ही टर्म्स है वैसे चैप्टर में जो हमें पढ़नी है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहला है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर काफी इजी लग रहा है सुनने में, है ना। क्या लग रहा है, वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कैसे, वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर, वेपर तो बन रही है, प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगी। तो चलो इसको बहुत सिंपल चीजों से समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में है, इस बीकर में है वाटर। अब आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कहीं पर एक ग्लास में पानी रख करके छोड़ दो तो आप क्या देखोगे, कुछ दिनों में वो जो है गायब हो जाएगा सारा पानी। तो गायब कैसे हुआ, पानी हो गया है इवेपोरेट, है ना। क्या फैक्टर आया है यहाँ पर, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होता क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पर, अच्छा एक चीज आपको समझ लेनी है, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। इसीलिए सरफेस के पार्टिकल पहले इवेपोरेट, ठीक है, फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पर आ जाएंगे, है ना। जब हम बचपन में जब हम स्कूल में थे, बचपन में क्या, जब हम स्कूल में हैं, इस तरीके के बेंचेस होती हैं। तो आज ए बी और सी बेंच ए पर बैठे हैं, तो कल क्या होगा, ई एफ और जी यहाँ पर बैठे हैं, और एच और आई यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या होगा, क्या होता है डेली, मान लो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और आगे पर लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड। तो किस तरीके से पढ़ते हैं, आज एबीसी आगे हैं, तो कल क्या होगा, एबीसी जो है रोटेशन पर जाएंगे, ये चले जाएंगे पीछे, और ईएफजी आ जाएंगे आगे, और एचआई आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद जब ईएफजी यहाँ आ जाएंगे, फिर वो वापस ईएफजी यहाँ चले जाएंगे, फिर एचआई जो है वो सबसे आगे आ जाएंगे। ठीक है, एबीसी सेकंड पर आ जाएंगे, और ईएफजी सबसे पीछे आ जाएंगे। इस तरीके से ही चलेगा ना ये।
है ना, ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही तो क्या होगा, रोटेशन होगा, है ना। लेकिन रोटेशन से दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जब ये यहाँ से हट जाएंगे तो ये जो नीचे वाले हैं ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे, जब ये भी हट जाएंगे तो ये वाले फर्स्ट रो में आ जाएंगे, है ना, ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे तो ये थर्ड रो वाले सेकंड रो में आ जाएंगे, फिर जब ये फर्स्ट रो वाले वापस जाएंगे तो सेकंड रो वाले फिर से फर्स्ट में आ जाएंगे। ऐसे रोटेशन होता है स्कूल में। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा कि जब सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो नीचे वाले पार्टिकल ऑटोमेटिकली सरफेस पर आ जाएंगे और इवेपोरेशन होगा। ठीक है, चलो। तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है, नीचे भी पार्टिकल्स है, तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए कैसे, दोनों यानी कि ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे वाले पार्टिकल्स, तो सारे ही पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, शॉर्ट में के लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी, जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ये वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो इनके और नीचे वाले पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो धीरे धीरे अपने आप ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। और जैसे जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेगा, ये जो पार्टिकल है ये ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, और ज्यादा फ्रीली जब ये मूव कर पाएंगे तो ये हो जाएंगे इवेपोरेट। क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये कब होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, यानी कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्रोसेस कहाँ पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होती है। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर तो वेपराइजेशन हम बोलते हैं, है, और बॉइलिंग पॉइंट वाला तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ होगी, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होती। बॉइल करने की जरूरत थोड़ी ना है ना, ऐसा भी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा हीट देनी है, और हीट भी देंगे तो कितना, आप बोल देंगे कि हमने धूप में रख दिया, तो धूप में रखने पर भी बॉइलिंग पॉइंट तक तो नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। धूप में रख लेंगे तो कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मान लो 37-50, है ना, 47-50, इतना ही तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट से तो काफी दूर ही है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो ये वेपर बन रहा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाएगा इवेपोरेशन। ठीक है, चलो, तो इतना हम समझ गए हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है। अब एक और चीज, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन हमें मेन वेपर प्रेशर पढ़ना है, इवेपोरेशन तो एक पॉइंट है जिसको डिस्कस करके आगे हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। क्या है ये, एक सरफेस फिनोमेना है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है ना। अभी तो हम 12th में आ गए हैं, लेकिन पहले हमने कभी पढ़ा था 9th-10th में कि इवेपोरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, ठीक है, चलो इवेपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। जैसे मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी इस वेसल में रखा है और वही 1 लीटर पानी इस वेसल में रखा है, तो ये है वेसल ए और ये है वेसल बी, दोनों में 1-1 लीटर पानी रखा हुआ है।
तो दोनों को हमने एक जगह पर रखा हुआ है, टेम्परेचर सब कुछ सेम 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 है, ठीक है। तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? तो देखो यहाँ पर जो है एक टाइम पर सरफेस से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, जबकि यहाँ पर एक टाइम पर बहुत कम पार्टिकल्स ही इवेपोरेट हो पाएंगे। तो इसीलिए जब हम छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कैसे डाला जाता है कपड़े को? क्या हम कपड़े को इस प्रकार से डालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस कपड़े को सूखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और इसको पूरा फैला कर डालने की कोशिश करते हैं। फैला कर डालेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपको जो है इसके आगे लिख लेना है पूरा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तो सरफेस एरिया की तरह टेम्परेचर भी है एक फैक्टर। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में लेट में सूखते हैं। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। गर्मियों में धूप बहुत ज्यादा है, लंबे दिन है, बहुत देर तक भी धूप रहेगी, तो कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, और सर्दियों में धूप बहुत कम कम आती है, ठीक है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मान लो आपने गर्मियों में अपनी सड़क पर पानी डाला, घर के बाहर सड़क है वहां पानी डाला, तो गर्मियों में वो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। वहीं सर्दियों में भी आपने पानी डाला, लेकिन सर्दियों में वो पानी देर में इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिस दिन धूप है उस दिन पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, और मान लीजिए कोई ऐसा दिन है जिस दिन धूप नहीं है तो पानी देर में इवेपोरेट होगा। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तीसरा, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, और अक्सर ये होता है रेनी सीजन में या जिस समय पर बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी होती है ना? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, मान लो ये कोई कंटेनर है और इससे पानी का होना है, इवेपोरेट होना है, लेकिन बाहर क्या है, पहले से ह्यूमिडिटी, यानी कि पहले से ही वाटर के वेपर्स घूम रहे हैं। तो और ज्यादा वाटर के वेपर जब ये इवेपोरेट होना चाहेगा तो यहाँ पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, यानी कि बहुत इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर पहले से ही वेपर्स हैं, ठीक। तो आपने गौर किया होगा रेनी सीजन में और नॉर्मल जो हमारे पास सनी सीजन है, तो सनी सीजन में कपड़े जल्दी सूखते हैं रेनी सीजन के मुकाबले। क्यों? अगर रेनी सीजन में धूप भी है तो भी, क्यों? क्योंकि उस समय होता है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये क्या करता है, इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, यानी कि ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, अगला फैक्टर हो सकता है विंड। विंड भी एक फैक्टर है। अगर विंड है और विंड स्पीड में आ रही है, या हम कह सकते हैं विंड, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, आप जानते हैं विंड मतलब मूविंग एयर, है ना। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि चलती हवा को पवन कहा जाता है। तो मूविंग एयर को तो हम विंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, अगर विंड की स्पीड ज्यादा है इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, विंड की स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, यानी कि दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो विंड की स्पीड अगर बढ़ती है इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है मान लीजिए, और विंड क्या कर रही है, इन सारी वेपर्स को ऐसे हटा रही है, तो नीचे से वेपर क्या होंगे, और जल्दी बनेंगी और ऊपर आएंगी, ठीक है। यानी कि विंड की स्पीड क्या करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है। कैसे? विंड की स्पीड अगर ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा, विंड की स्पीड अगर कम तो इवेपोरेशन का रेट भी कम। तो ये तो बात हो गई इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन क्या है, कैसे होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैसा फिनोमिना है, और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो
इतना तो क्लियर हो गया, इवेपोरेशन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, मान लो एक और कंटेनर हमारे पास है, ठीक है। इस कंटेनर, ये कैसा कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस कंटेनर में भी सेम हमने क्या लिया है, कोई लिक्विड लिया है, और ये लिक्विड कैसा है, वॉलेटाइल है, यानी कि इसकी वेपर बनती है। तो यहाँ पर भी सेम मान लो हमने कोई भी लिक्विड लिया, वाटर ही लिया है। अब क्या होगा, इसकी वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बन करके ऊपर जाएंगी। चलो वेपर क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो ये कंटेनर ओपन था, तो वेपर ऊपर चली जा रही थी, हो रहा था ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंटेनर है क्लोज, बिल्कुल है क्लोज है। तो ये वेपर कहाँ जाएंगी, इसके सरफेस यहाँ ऊपर टकराएंगी, है ना, और टकरा करके क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होकर के ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, और ये ड्रॉपलेट्स वापस नीचे आएंगी, बिल्कुल आएंगी। यानी कि यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। एक तो हो रहा है यहाँ पर इवेपोरेशन, और दूसरा हो रहा है यहाँ पर कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर उस पर टकरा करके क्या हो रहा है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो ऊपर उसके लिड पर टकरा करके ये क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो जा रहे हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आकर के नीचे टपकेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। दूसरी चीज देखो, जब ये इवेपोरेशन हो रहा होगा तो ये इसकी लिड पर क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर अप्लाई, हालांकि बाद में कंडेंस हो जाएंगे। तो वही प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उस पर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर देखो बच्चों, रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि जितना लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि दोनों के रेट में डिफरेंस है, यानी कि इवेपोरेट ज्यादा लिक्विड हो रहा है, कंडेंस कम लिक्विड हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। जितना लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है ना, उतना ही तो कंडेंस हो, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का जो रेट है वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, कि जब इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर है तो इसे कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, द प्रेशर ध्यान से लिखिएगा, द प्रेशर exerted by vapor of a liquid, vapors of a liquid over its surface at equilibrium is known as vapor pressure। समझ गए वेपर प्रेशर क्या है, ये ऊपर जा रही हैं तो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेकिन कंडेंस होके नीचे भी आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। क्लियर। तो चलिए इसे एक बार आप देख करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, RLV पढ़ेंगे, या जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां पर ये वेपर प्रेशर बहुत काम हमारे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए अब कुछ फैक्टर की बात कर लेते हैं, या कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, या वो फैक्टर्स क्या क्या है। पहला, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, देखो,
अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, कम पार्टिकल एस्केप कर पाएंगे और जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं H2O और HCl की, तो हम जानते हैं H2O में क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है, और HCl में H बॉन्डिंग नहीं होती, क्या होते हैं, ओनली वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में HCl का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो समझ में आया ऐसा क्यों है, ये अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। अट्रैक्शन फोर्सेस या बॉन्ड जो है अगर वो स्ट्रांग है तो ज्यादा पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाएंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है तो पार्टिकल एस्केप करेंगे ज्यादा पार्टिकल और जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या, तो देखो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की जो एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो वो नीचे पार्टिकल से या दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा पार्टिकल एस्केप कर लेते हैं, और इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखेंगे वेपर प्रेशर को, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा पार्टिकल एस्केप कर पाएंगे। वही सेम बात जैसे हमने यहाँ पर कहा कि लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप कर पाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के बढ़ने पर भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तीसरा है कि ये जो वेपर प्रेशर है does not depend on volume, shape and size of vessel। ठीक है, तो वेपर प्रेशर वॉल्यूम पर, शेप पर और साइज पर, किसके, वेसल के, डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? चलो अगला है, नेक्स्ट बात अगर हम करें, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। तो वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है, बट इट इज अ बल्क फिनोमेना। बल्कि ये क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आया जो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की वेपर प्रेशर की। तो बच्चों यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर समझ लिया, इवेपोरेशन समझ लिया, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और वेपर प्रेशर हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हमारा लगभग बेसिक पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी अब आगे हम इस चैप्टर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।